नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले जो सो हम लोगों ने पाषाण काल का टॉपिक जो सो कवर किया, ठीक है ना। और मानव के विकास का चरण का जो काल है उसको कवर किया है कि मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक ना। तो अगर इससे पहले आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप जो सो वो देख लीजिएगा। इसके बाद जो सो वहां से स्टार्ट होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो इस लेक्चर में जो हम लोग रजनीश सर का हैंड रिटन नोट्स यानी क्लास नोट्स को जो सो यूज करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये लेक्चर जो सो जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, बट एक आध फैक्ट ऐसा भी आपको मिल जाएगा जो मेंस में काम आएगा। लेकिन जनरली ये यूपीएससी प्रीलिम्स पर बेस्ड है, ठीक है ना, पेपर वन पर बेस्ड है। तो चलिए जो सो हम लोग जो सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो सो क्या है, ठीक ना। तो चलिए जो सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय ले लेते हैं, ठीक है ना, कि इसके बारे में क्या है, कुछ थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब थोड़ा मोड़ा जो सो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो सो पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करने की बजाय जो सो सबसे पहले इसका ऊपर ऊपर का जो सो लेयर वन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो पहले परिचय लेंगे, उसके बाद जो सो डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो सो आदि ऐतिहासिक काल है, ठीक है ना। कैसा काल है? आदि ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ पे आएगा यूपीएससी में कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा ऐतिहासिक काल है, ठीक ना, या फिर पाषाण ऐतिहासिक काल है, या फिर जो सो ऐतिहासिक काल है तो नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता जो सो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है। फिर आगे यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जो सो हमारा कैसे हुआ, तो ये जो सो हमारा कांस्य युगीन काल है, ठीक ना। ये जो सो हमारा कांस्य युगीन काल है, मतलब कांस्य का युग का जो सो काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सो इस घाटी के जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोगों ने जो सो सबसे पहले जो सो तांबे में टीन मिलाकर, ठीक ना, तांबे में टीन मिलाकर जो सो कांसा बनाया था। इसीलिए इसको जो सो कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका एक नाम और भी आता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो इसको ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसी को जो सो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी बुलाया जाता है और पुकारा जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई की गई थी, ठीक ना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे पहले किस शहर की खुदाई की गई थी, तो सबसे पहले जो सो हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा शहर की खुदाई की गई थी। इसीलिए इसलिए भी जो सो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सो हड़प्पा शहर की खुदाई की गई थी। फिर आगे बोला जा रहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आरंभिक काल क्या है, तो इसका आरंभिक काल जो सो 3000 बीसी है, ठीक है ना। 3000 बीसी या फिर 3000 बीसी के आसपास, या फिर इसी के लगभग, ठीक ना, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो इसका आरंभिक काल है वो 3000 के आसपास ही है। फिर आगे बोल रहा है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक ना, तो इसका उन्नत काल कौन सा था, ठीक ना। मतलब इस ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे ज्यादा उन्नत काल, जिस समय ये जो सो परिपक्व एकदम हो गया था, ठीक ना, मतलब एकदम उन्नति के कगार पर था। तो इसका जो सो वो काल कौन सा था, तो वो काल जो सो इसका 2500 बीसी था, ठीक ना, 2500 बीसी। इस काल में जो सो सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से चरमो उत्कर्ष पर था, ठीक है ना, अपने चरम के उत्कर्ष पर था। फिर आगे बोल रहा है कि इसका पतन कब हुआ, तो देखिए इसका पतन जो सो
2000 बीसी के बाद से होना स्टार्ट होता है, ठीक ना। 2500 बीसी तक ये इसका जो सो चरमोत्कर्ष था, ठीक ना। ये चरण था, मतलब इस चरण में ये जो 2500 बीसी है, इस काल में जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का खूब जो सो विकास हुआ, ठीक ना। बहुत बड़े पैमाने पर जो सो इसका विकास होता है 2500 बीसी में। लेकिन यहाँ पे 2000 बीसी आते आते जो सो इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि इसका क्षेत्र, ठीक ना, मतलब क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सो कौन सा जगह था, ठीक ना, मतलब कौन सी जगह पे जो सिंधु घाटी सभ्यता वो हमारा था, ठीक ना। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक ना। नॉर्थ टू साउथ मतलब हो गया हमारा यहाँ पे कि ऐसे और ऐसे में जो सो कौन सा इलाका इसके अंदर आता था, ठीक ना, भारत का कौन सा इलाका सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आता था। तो यहाँ पे देखिए मांडा, ठीक ना, यहाँ पे हमारा मांडा है, यानी जम्मू कश्मीर है, ठीक ना, ऊपर में सबसे नॉर्थ में, और नीचे जो सो हमारा दाइमाबाद है, ठीक ना। दाइमाबाद मतलब महाराष्ट्र में ये दाइमाबाद है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक इसका नॉर्थ टू साउथ का एरिया था। फिर ईस्ट टू वेस्ट का जो एरिया हमारा है, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम का जो एरिया था इसका, वो था हमारा सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक, ठीक ना। सुतका गेंडोर आने बलूचिस्तान से लेकर मेरठ तक आने यूपी तक। तो देखने से लग रहा है कि इसका एरिया जो सो इसका क्षेत्रफल जो सो इसके काल का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा था। फिर आगे बोल रहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, यह सभ्यता विश्व की सबसे ज्यादा विस्तृत तथा विकसित थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारा, ठीक है ना, ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो विश्व की सबसे ज्यादा विस्तृत सभ्यता थी, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़े पैमाने पर ये सभ्यता जो सो फैली हुई थी, सभ्यता की बात करिए, ठीक है ना, शहर की बात नहीं करी या फिर इसका क्षेत्र की बात नहीं हो रहा है। मतलब ये जो सभ्यता थी, इसकी संस्कृति थी, वो जो सो सबसे बड़े पैमाने पर जो सो वहाँ पे फैला हुआ था, इसका बड़े पैमाने पर जो सो विस्तार हुआ था, तथा ये जो सो बहुत बड़े पैमाने पर विकसित भी थे। अब आगे चलिए हम लोग जो सो इसका एक एक टॉपिक करके डिटेल अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारा वहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन कौन सा क्वेश्चन जो सो बनेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो सब इसका क्षेत्र पर आते हैं। पहले तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, अब इसका क्षेत्र पर आते हैं, ठीक ना, कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा था और कौन कौन सा इसका क्षेत्र जो सो इसके क्षेत्र के अंदर आता था। तो हमने पहले बताया आपको कि यहाँ पे जो सबसे नॉर्थ में जो सो हमारा पॉइंट है, वो जो सो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, ठीक ना। तो सबसे नॉर्थ में जो सो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका था, ठीक है ना, यानी मांडा। अगर एक्यूरेट शहर का नाम बोले, जगह का नाम बोले, तो यहाँ पे मांडा था नॉर्थ में। और नीचे हमारा कौन सा था, तो नीचे हमारा साउथ में जो सो हमारा दाइमाबाद था, ठीक है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है दाइमाबाद। फिर आगे जो हमारा ईस्ट का इलाका, ठीक है ना, ईस्ट का इलाका जो सो हमारा मेरठ था, ठीक है ना, आलमगीरपुर एक्यूरेट जगह था। और सिर्फ आलमगीरपुर तक ही नहीं, आलमगीरपुर और हुलास, ठीक है ना, इन दोनों जगहों पर जो सो इसका एरिया का विस्तार था। फिर जो पश्चिम साइड है, ठीक है ना, तो पश्चिम साइड में हमारा जो सो सुतका गेंडोर तक था, ठीक है ना। इसका एरिया जो सो सुतका गेंडोर तक इसका एरिया का लास्ट सीमा था। और ये जो सो हमारा बलूचिस्तान में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा ही विस्तार देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो यहाँ हमारा यूपी ले रहा है, नीचे महाराष्ट्र ले रहा है, ठीक है ना, इधर यूपी ले रहा है और इधर महाराष्ट्र ले रहा है, और इधर जो सो हमारा बलूचिस्तान ले रहा है, और इधर पूरा भारत ले रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ, सॉरी, इधर जो सो पूरा जम्मू कश्मीर ले रहा है। तो देखिए इसका एरिया जो सो बड़े पैमाने पर जो सो फैला हुआ मिलने को दिख रहा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि इसका विस्तार जो सो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक है ना। अब इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र का विस्तार हुआ इतने बड़े पैमाने पर, तो इसकी संस्कृति का भी विकास हुआ होगा ना इतने बड़े पैमाने पर। तो यही हमने पहले आपको बताया कि इसका क्षेत्र जो सो बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, और इसका जो संस्कृति है, इसकी संस्कृति का भी जो सो बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि राज्य, ठीक ना, हमने तो पहले आपको बताया कि कौन सा एरिया जो सो इसके अंदर आता था।
ठीक ना। तो हम लोगों ने पहले जो सो सबसे पहले एरिया देखा इसका कि कौन कौन सा क्षेत्र जो सो इसकी सीमा था, ठीक है ना, कौन कौन से क्षेत्र तक इसकी फैलाव था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। तो देखिए हमने पहले बताया आपको, यहाँ पे ऊपर में जम्मू कश्मीर था इधर, फिर इधर जो सो हमारा जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के बाद जो सो हमारा पश्चिमी पंजाब का इलाका था, ठीक ना, पश्चिमी पंजाब का इलाका था, इधर जम्मू कश्मीर था। फिर जो सो नीचे हमारा इधर था पूर्वी बंगाल, सॉरी पूर्वी पंजाब, ठीक ना, इधर का इलाका। फिर नीचे हमारा हरियाणा था, ठीक ना, फिर इधर जो सो हमारा सिंध था, फिर नीचे राजस्थान था, फिर नीचे गुजरात था, ठीक ना, फिर इधर जो सो हमारा लास्ट महाराष्ट्र था। फिर महाराष्ट्र के बाद जो सो हमारा इधर ऊपर में जो सो इधर बच गया सो वो हमारा इधर यूपी था, ठीक है ना, यूपी में बोले तो पश्चिमी यूपी। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसकी सीमा का जो फैलाव है वो जो सो किन किन राज्यों में था। तो इसका क्षेत्र जो सो जम्मू कश्मीर में था, पश्चिमी पंजाब में था इसका क्षेत्र, फिर यहाँ पे पूर्वी पंजाब में था, फिर हरियाणा में भी था, सिंध में था, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है ना, फिर यहाँ पे राजस्थान तक था, फिर गुजरात में भी था, पश्चिमी यूपी में भी था, और महाराष्ट्र तक लास्ट था इधर। और यूपी में कहाँ तक था, तो यूपी में जैसे हुलास और आलमगीरपुर तक था, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता, तो ये दोनों जो सो हमारा मेरठ में पड़ते हैं। फिर लास्ट बलूचिस्तान में, ठीक ना, तो लास्ट बलूचिस्तान में जो सो हमारा सुतका गैंडोर तक था, ठीक ना। फिर और जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में लास्ट हमारा मांडा तक ही था। और ये जो पश्चिमी पंजाब है, ठीक ना, ये जो पश्चिमी पंजाब का इलाका हमारा, ये भी जो सो वर्तमान में भी पाकिस्तान में, ठीक ना, और इसी को जो सो हमारा हड़प्पा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो ये जो हड़प्पा भी है वर्तमान में जो सो पाकिस्तान में। फिर आगे की पूर्वी पंजाब, मतलब जो अभी हमारा इलाका भारत में पड़ता है, पूर्वी पंजाब, ठीक ना, इसका जो शहर है वो जो सो रोपड़ था, ठीक ना। तो पूर्वी पंजाब से कौन सा इलाका था, तो वो जो सो हमारा रोपड़ था। फिर राजस्थान में था कालीबंगा, ठीक ना। फिर सिंध का जो इलाका था उसमें जो सो हमारा मोहनजोदड़ो आता है। फिर गुजरात में कौन कौन सी जगह पर था, तो गुजरात में जो सो हमारा लोथल था, सुरकोटदा था, और धौलावीरा था। और हरियाणा में राखीगढ़ी था, ठीक ना। तो ये पॉइंट जो सो याद करने लायक है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी के सवाल कई बार आ चुके हैं, ठीक ना, कि कालीबंगा कहाँ था, मोहनजोदड़ो कहाँ था, या फिर राखीगढ़ी कहाँ था, ठीक ना। तो ऐसा ही सवाल यहाँ से किया गया बार बार यूपीएससी की तरफ से। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट जो सो आपको नोटिस करके याद रखना है। फिर आगे हम लोग जो सो चलिए चलते हैं। फिर आगे एक ही यहाँ पे बोला जाए कि चलिए हम लोग जो सो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कौन सा स्थल है वो किस नदी के किनारे बसा था, ठीक ना। जैसे हमने अभी आपको बताया बताया कि जम्मू, ठीक ना, मांडा, फिर हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी। तो ये जो स्थल है, ये जो शहर है, वो जो सो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल किया है और आगे भी यहाँ से सवाल आएंगे। तो चलिए हम लोग जो सो देख लेते हैं कि कौन सा शहर और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना, कौन सा शहर जो सो किस नदी के किनारे बसा था। तो पहला यहाँ पे दिया गया स्थल, ठीक है ना, स्थल, और इधर जो सो हमारा नदी दिया गया है। फिर यहाँ पे पहला स्थल हमारा दिया गया, कौन सा स्थल दिया गया, जम्मू, ठीक ना। तो जम्मू जम्मू जो सो हमारा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है।
फिर आगे हमारा हड़प्पा, ठीक ना। तो ये जो हड़प्पा हमारा है वो जो सो अभी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर जो मोहनजोदड़ो, ठीक ना, तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर सुतका गेंडो, ठीक ना, बलूचिस्तान वाला, तो ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। कौन सा? दास्क। फिर जो हमारा अगला है लोथल, ठीक ना, लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो सो हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कालीबंगा, कालीबंगा दृश्य दती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हमारा बच गया आलमगीरपुर, ठीक ना, यूपी वाला आलमगीरपुर, तो ये जो सो हमारा हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आ रहा है, ठीक ना, एक शब्द आ रहा है कि सिंधु घाटी, जो ये जो सिंधु घाटी है, इस सभ्यता का उपनिवेश किसे कहा जाता है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश किसे कहा जाता है? जैसे एक बार यूपीएससी ने सवाल किया था कि सिंधु निम्न में से किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे इसमें से तीन ऑप्शन दे दिया गया था, ठीक ना। एक है, सॉरी, एक यहाँ पे आलमगीरपुर दिया गया था, कालीबंगा और लोथल, ठीक ना। हम जस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये तीनों शहर का नाम नहीं दिया होता, ठीक है ना, कोई और था। तो मान लीजिए कि यहाँ पे तीन शहर का नाम दे दिया गया है, और एक चौथा यहाँ पे डाल देगा आपका कोई, मान लेते हैं कि केरल डाल देगा, ठीक ना, एक केरल डाल देगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा शहर जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश किसे कहा जाएगा? केरल को, ठीक ना। केरल को कहा जाएगा, इन तीनों को नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो केरल है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं है, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं है उसे हम जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कुछ जगह लिखा, झारखंड, गिरिडीह, केरल, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा यूपीएससी की तरफ से कि निम्न में से किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक ना, तो उपनिवेश उसे ही कहा जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था, ठीक है ना। इतना याद रखना आपको। अगर वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का नाम वहां पे दिया है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश नहीं होगा। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश वाले शब्द का फैक्ट। अब आगे हम लोग चलिए चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी उसको जो सो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पहला विशेषता हम लोगों के सामने आ रहा है। कौन सा विशेषता है? तो ये जो हमारा आ रहा है कि आर्थिक जीवन पद्धति, ठीक ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी आर्थिक जीवन कैसी थी, ठीक ना। लोग जो सो किस व्यवसाय पर निर्भर थे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो सो देखते हैं कि वहाँ के लोग जो सो क्या करते थे, किस व्यवसाय पर निर्भर थे, उसकी अर्थव्यवस्था का जो सो दिनचर्या, सॉरी, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका शुरू किया था, ठीक ना। तो चलिए अब जो सो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन में आपको बोला जा रहा है कि ये जो सो हमारा अधिशेष कृषि करते थे, ठीक है ना। कौन सा कृषि करते थे? अधिशेष कृषि करते थे। अर्थात अधिशेष कृषि का मतलब क्या हुआ? तो अधिशेष कृषि उसको बोला जाता है जो लोग कृषि करते हैं, वो कृषि करने के बाद, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अनाज अपने लिए रख लेते हैं और थोड़ा बहुत अनाज को बाजार में बेच देते हैं, ठीक ना। मतलब सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार खेती नहीं करना, मतलब उतना खेती करना जितना कि अपनी जरूरत के अनुसार उसको रख लेना, और जो बच जाएगा उसको बाजार में बेच देना, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो सो ऐसी ही कृषि करते थे, बहुत मतलब बड़े पैमाने पर कृषि करते थे। उसके बाद उसको जो सो थोड़ा सा अपने लिए भी रखते थे, उसके बाद उसी हिस्से में से थोड़ा सा बाजार में बेच देते थे, ठीक ना। तो उसी को जो सो अधिशेष कृषि कहा जाता है कि थोड़ा अपने लिए भी रख लेना और थोड़ा जो सो बाजार में भी बेच देना, ताकि जो लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं उसको जो सो अनाज जो सो मिल सके और वो भी जो सो जीवित रह सके। फिर आगे की जो
सबसे महत्वपूर्ण खेती कपास की थी, ठीक ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता की जो है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख खेती कौन सी थी? तो कपास की थी, याद रखिएगा। फिर आगे बोल रहा है गेहूं की खेती ज्यादा और चावल की खेती कम करते थे, ठीक है ना? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ के लोग जो सो गेहूं की खेती कम करते, सॉरी, गेहूं की खेती ज्यादा करते थे, ठीक ना? शायद उसके आहार में जो सो रोटी ज्यादा पसंद होगा, ठीक ना? इसीलिए जो सो गेहूं की खेती ज्यादा करते थे और चावल की खेती कम करते थे। फिर आगे बोल रहा है दलहन, तिलहन, फूल आदि की भी खेती करते थे, ठीक ना? मतलब दाल की भी करते थे, तिलहन की भी करते थे और फल की भी खेती जो सो वो लोग करते थे। फिर आगे की नदियों का बाढ़ इनकी भूमि को उर्वरक बनाता था, ठीक ना? तो उस टाइम में देखिए कोई खाद वगैरह, कोई फर्टिलाइजर वगैरह, कोई रासायनिक उर्वरक वगैरह तो होगा नहीं। तो उस टाइम अगर ये पूछा जाए यूपीएससी की तरफ से आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खेत था, ठीक ना, मिट्टी था, उसको उर्वरक कैसे बनाया जाता था, ठीक ना? तो उसकी खेतों और मिट्टी को जो सो उर्वरक बनाने का काम नदियों नदियों की बाढ़ें करते थे, ठीक ना? नदी का बाढ़ जब आता था तो उसकी भूमि को जो सो उर्वरक बना दिया जाता था। फिर आगे बोल रहा है इनकी खेती में जो सो रबी रबी का फसल चक्र था, ठीक ना? इनकी खेती में रबी का फसल चक्र किस महीने से था? तो वो जो सो हमारा अक्टूबर से मार्च तक होता था, ठीक ना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो रबी फसल का चक्र है, ठीक ना? रबी फसल का चक्र का मतलब क्या हुआ कि किस माह में बोया जाता था और किस माह में जो सो उसको काट लिया जाता। तो वो जो सो अक्टूबर से मार्च के बीच चल रहा था, अक्टूबर में बोया और मार्च में काट लिया जाता था। फिर आगे बोल रहा है कि ये औद्योगिक क्षेत्र, ठीक ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, ठीक ना? कैसा वहाँ पे कारखाना था, कैसे वहाँ पे जो सो कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, ठीक ना? तो उसका भी हम लोग जो सो अध्ययन करेंगे कि क्या-क्या वहाँ पे डेवलप हुआ था। तो देखिए वहाँ पे पहला था हमारा वस्त्र उद्योग, ठीक ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेती कौन-सा था? तो वो कपास का था, ठीक ना? और कपास का खेती था, इसका मतलब कि वहाँ पे मिलें भी होंगी, फैक्ट्रियाँ भी होंगी, तभी तो वहाँ पे कपास से जो सो कपड़ा बनाया जाता होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि उद्योग क्षेत्र में कौन-सा उद्योग था? तो वस्त्र उद्योग था और यहाँ पे जो सो इससे सूती वस्त्र बनाया जाता था। फिर आगे बोल रहा है कौन सा उद्योग? मिट्टी का उद्योग, ठीक ना? तो मिट्टी के उद्योग से क्या बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ईंट बनाई जाता है, ठीक ना? मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो यही हमें बोल रहा है मृदभांड तथा मूर्तियाँ इससे बनाई जाती थी। फिर बोल रहा है ईंट, ठीक ना? ईंट भी बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल यूपीएससी ने पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंट था उसका अनुपात क्या था, ठीक ना? तो देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके ईंट का अनुपात 1:2:4 का रेशियो में था, ठीक ना? 1 अनुपात हमारा था 1:2:4 में था, 4 में था, ठीक ना? इसी अनुपात में जिसको उसका ईंट का आकार होता था। फिर आगे बोल रहा है लाल रंग बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड, ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता की आदर्श बर्तन थे। ये भी क्वेश्चन जो सो यूपीएससी ने पूछ रखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आदर्श बर्तन कौन सा था, ठीक है ना? तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दे देगा कि लाल रंग के सॉरी लाल रंग बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी, ठीक है ना? अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा? काले रंग बर्तन पर लाल रंग की चित्रकारी। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे देगा पीली रंग बर्तन पर लाल रंग की चित्रकारी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बर्तन पर कैसा रंग होता था? तो देखिए लाल रंग का बर्तन होता था और उसके ऊपर जो सो काले रंग की चित्रकारी होती थी, ठीक है ना? मतलब बर्तन का रंग जो सो हमारा रेड होता था, ठीक ना? रेड होता था और उसके ऊपर जो सो चित्रकारी किस रंग से होती थी? तो उसके ऊपर की चित्रकारी जो सो हमारे काले रंग से होती थी, ठीक ना? तो यही था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का आदर्श बर्तन, ठीक ना? ये सवाल यूपीएससी ने पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आदर्श बर्तन कौन सा था? तो वो जो सो हमारा था लाल रंग के बर्तन पर काले काले रंग की चित्रकारी। फिर अब यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि कुछ समरूपता के बिंदु बताएंगे, ठीक ना? तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें कुछ समरूपता के बिंदु, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे कुछ समरूपता के बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे समरूपता के बिंदु क्या है? नगर नियोजन की एक समान पद्धति थी, ठीक ना? फिर है कि एक जैसा मृदभांड था,
एक जैसा मृत भांड था, एक जैसी माप तोल की इकाई थी, एक जैसी लिपि थी, एक जैसी ईंट थी, एक जैसा मोहर था, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर कैसा था, तो उसका मोहर जो सो सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ था, ठीक ना। किस पत्थर से, सेल खड़ी पत्थर से उसका मोहर बना हुआ था और एक जैसा मन का था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के समरूपता के कुछ बिंदु। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे यहाँ पे बोला जा रहा है मेसोपोटामिया का मोहर, ठीक ना। मेसोपोटामिया का मोहर बेलनाकार था जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। जो मेसोपोटामिया है, ठीक ना, जो मेसोपोटामिया है उसका मोहर जो सो बेलनाकार था और वो जो सो कहाँ से मिला, तो वो जो सो हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर किस कैसा था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर कैसा था, तो वो हमारा वर्गाकार आकार का था, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर ईरान तथा मेसोपोटामिया में व्यापक व्यापक पैमाने पर मिला है, ठीक ना। मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक ना, उसका मोहर जो सो ईरान तथा मेसोपोटामिया में व्यापक पैमाने पर मिला है, ठीक ना। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, अगर मान लेते हैं कि भारत का पैसा, ठीक ना, मतलब भारत का पैसा जो सो अभी अमेरिका में बड़े पैमाने पर मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का पैसा वहां पे बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि व्यापार जो सो बड़े पैमाने पर हुआ, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर जो सो हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर जो सो ईरान तथा मेसोपोटामिया में व्यापक पैमाने पर मिला, ठीक ना। व्यापक पैमाने पर मिला इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार जो सो बहुत बड़े पैमाने पर होता था, ठीक ना। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर वहां पे गया, ठीक ना, अगर सिंधु घाटी का जो सभ्यता का मोहर है, अगर इसका मोहर वहां पे गया तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मोहर कहाँ पे लगा हुआ था, ठीक ना। तो देखिए तो इसका मोहर जिसको कहाँ, कोई मोहर जिसको कहाँ पे लगाता है, अपने सिक्के पे, अपने सामान पे, या फिर कोई भी चीज चीज हो गई तो उसी पे मोहर लगाता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा सामान है, ठीक ना। तो अगर मेरा सामान का सिक्का, सॉरी, अगर मेरा सामान वाला मोहर जो सो किसी दूसरी जगह पे मिलेगा तो हम क्या, कोई क्या अनुमान लगाएगा कि ये कि इसका जो सामान है वो जो सो वहाँ बड़े पैमाने पर गया, इसका मतलब कि इसने जो सो अपना सामान को बड़े पैमाने पर सेल किया, ठीक ना, मतलब बेचा है और इसके बदले में इसने जो सो बड़े पैमाने पर पैसा कमाया है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईरान तथा मेसोपोटामिया में व्यापक व्यापक पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सो मोहर मिला हुआ है। तो इसका मतलब वही यही हुआ कि भारत से व्यापार तो होता था, ठीक ना, लेकिन भारत से जो व्यापार होता था वो जो सो आयात कम होता था, ठीक ना। मतलब भारत जो सो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो सो ईरान तथा मेसोपोटामिया से आयात बहुत कम करता था, लेकिन निर्यात जो सो बड़े पैमाने पर करता था, ठीक ना। इसीलिए जो सो उसका मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर जो सो वहाँ पे हमको देखने को बड़े पैमाने पर मिल रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सामानों का जो सो उसने आयात किया है, तो आयात किया तो इसका मोहर भी वहां पे गया, ठीक ना। और मोहर वहां पे गया तो यही प्रमाण निकल रहा है कि व्यापार का संतुलन जो सो सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, ठीक ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो सो आयात बड़े पैमाने पर करता था वो लोग, मेसोपोटामिया ईरान के लोग, और जो सो सिंधु घाटी सभ्यता जो सो कम पैमाने पर जो सो निर्यात करता था, ठीक ना। सॉरी, कम पैमाने पर जो सो आयात करता था और निर्यात ज्यादा करता था। फिर आगे बोल रहा है विदेशी मोहर सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक ना। ये जो विदेशों विदेशों का मोहर है वो जो सो सबसे ज्यादा कहाँ से मिला, तो वो जो सो हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। अतः सबसे ज्यादा लिपि भी मोहनजोदड़ो से ही मिला होगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश की सामान जो सो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला है, मतलब विदेश का सामान जो सो सबसे ज्यादा किस शहर में मंगाया जाता होगा, ठीक ना। तो वो जो सो मोहनजोदड़ो में मंगाया जाता होगा, इसीलिए जो सो विदेशों का मोहर जो सो उस स्थान से ज्यादा मिला है, ठीक ना। अब कुछ भी सामान हो सकता है, ये तो ज्ञात नहीं है कि क्या सामान मंगाया जाता है, लेकिन जनरली कहा जाता है कि भारत के लोग जो सो लग्जरियस चीज मंगाते थे, ठीक ना। मतलब जैसे मेकअप का सामान हो गया, ठीक ना, तो इसको जो सो लग्जरियस चीज में ही रखा जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो वो जो सो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो वो जो सो हमारा
वस्त्रोत्खोदन लिपि थी, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? वस्त्रोत्खोदन, याद रखिएगा। फिर आगे बोल रहा है मोहरों के ऊपर कई तरह के प्रतीक और संकेत बनाए गए, ठीक ना। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर है उसके ऊपर जैसे कई प्रकार के जैसे प्रतीक और संकेत हैं, ठीक ना। मतलब एक ही तरह के प्रतीक और संकेत नहीं, बहुत तरह के संकेत और प्रतीक देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर के ऊपर। फिर आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ज्यादा पवित्र पशु थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सबसे ज्यादा पवित्र पशु कौन सी थी? तो वो जो हमारा एक सिंह वाला पशु था, ठीक ना। एक सिंह वाला पशु था। अब वो कोई भी पशु हो सकता है एक सिंह वाला, ये यहाँ पे नहीं बताया गया है कि एक सिंह वाला कौन सा पशु था जो वहाँ पे पवित्र था, लेकिन इतना ही सिर्फ बताया गया है कि एक सिंह वाला पशु जो हमको वहाँ पे पवित्र देखने को मिलता था, सबसे ज्यादा पवित्र। तथा दूसरे नंबर पर क्या था, ठीक ना, तथा एक सिंह वाला पशु की संख्या सबसे ज्यादा थी, ठीक ना। अगर कोई भी पशु पवित्र होगा तो उसकी संख्या ऑब्वियसली की ज्यादा ही होगी। फिर दूसरा पवित्र पशु कौन सा था? तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे दूसरा सबसे पवित्र पशु माने जाने वाला वो था कुब्बड़ वाला बैल, ठीक ना। कुब्बड़ वाला बैल था। दूसरे नंबर पर कुब्बड़ वाला बैल था और पहले नंबर पर एक सिंह वाला पशु था। फिर उसके बाद था गेंडा, हाथी, शेर, ठीक ना। फिर बोल रहा है इन सभी पशुओं का अंकन जो सो मोहर पर भी किया गया, ठीक ना। जितने भी पशु यहाँ पे है उन सभी का अंकन जो सो मोहर पर किया गया है। फिर आगे बोल रहा है कि इनके मोहर पर गाय का अंकन नहीं हुआ है। अब देखिए कई बार सवाल आ जाता है एसएससी वगैरह में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो गाय से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। या फिर ये पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो गाय से परिचित थे? तो वहां पे उसका आंसर जो सो यस होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको जो सो इसका प्रमाण दिखाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है ना। कुब्बड़ वाला बैल, ठीक ना। तो बैल का जन्म जो सो कहाँ से होगा, ठीक है ना। बैल का जन्म कहाँ से होगा? गाय से ही जन्म होगा ना। तब जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल से परिचित थे तो गाय से परिचित क्यों नहीं होंगे, ठीक ना। बैल का जन्म आखिर गाय से ही तो होता है ना। बैल किसको बोला जा रहा है? तो बछड़े को, ठीक ना, बछड़े को। तो जब बछड़े से वो लोग परिचित होंगे तो गाय से ऑब्वियसली बात है कि परिचित होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनके मोहन पर गाय का अंकन नहीं हुआ, तो ये बात सही है कि इनके मोहन पर गाय का अंकन नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है मोहनजोदड़ो से पशुपत शिव के अंकन वाला मोहर मिला, ठीक ना। कौन सा मोहर मिला है? पशुपत शिव, यानी शिव जी का जो अंकन है उसमें हुआ है, ठीक ना। किस रूप में? पशुपत शिव के रूप में। फिर चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मनका कैसा था, ठीक ना। तो देखिए पत्थर का दाना, ठीक ना। पत्थर का दाना जिसका निर्माण निर्माण जो सो किससे होता था? कार्नेलियन पत्थर से होता था, ठीक ना। पत्थर का दाना, सॉरी, मनका किसको कहा जाता था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता में मनका जो है वो किस शब्द के लिए उपयोग होता था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मनका का मतलब होता था पत्थर का दाना, ठीक है ना। जनरली होगा पत्थर का दाना। अब ये जो पत्थर का दाना है उसका निर्माण कैसे होता था? तो वो जो पत्थर का निर्माण है वो कार्नेलियन पत्थर से होता था, ठीक ना। कार्नेलियन पत्थर के साथ जो सो हमारा लाजवत पत्थर से भी होता था। किसका निर्माण? पत्थर का दाना का निर्माण, जिसको मनका बोला जाता था। फिर जो ये मनका है इसका उद्योग कहाँ था? तो देखिए ये जो मनका है इसका उद्योग हमारा लोथल में था, ठीक ना। जनरली मनका को जो सो आप पत्थर वाले, ये जो पत्थर की मोती होती हो ना, ऐसे ऐसे करके पत्थर वाली मोती की जो हार होती है उसी को जो सो यहाँ पे मनका बोला जा रहा है, ठीक है ना। उसमें जो सो पत्थर के दाने होते थे छोटे छोटे, और वही जो सो वहां पे गुथा हुआ होता था और उसी को जो सो लोग बांधते थे, ठीक ना। और इसका जो उद्योग है वो जो सो हमारा लोथल में था, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा कि लाजवत पत्थर का ये जो आयात होता था वो कहाँ से होता था? तो देखिए लाजवत पत्थर जो सो उस टाइम भारत में नहीं पाया जाता था, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता होगा? आयात करना पड़ता होगा। तो देखिए लाजवत पत्थर का आयात जो सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कहाँ से किया है? तो वो जो सो हमारा अफगानिस्तान के
बदस्का पहाड़ी से किया, ठीक ना। और यहीं से जो सो लाजवर पत्थर का प्रमाण मिल रहा है, ठीक ना। कहाँ से? अफगानिस्तान के बदस्का पहाड़ी से। फिर आगे बोल रहा है लाजवर पत्थर का व्यापार कहाँ होता था, ठीक ना। मान लेते कि ये जो पत्थर है इसका कारखाना जो सो सॉरी इसका जो ओरिजिन है, मतलब जो स्रोत का क्षेत्र है वो जो सो हमारा अफगानिस्तान के बदख्शा पहाड़ी में है। लेकिन इसका व्यापार कहाँ पर होता था? तो वो जो सो हमारा सोर्तघई में होता था, ठीक ना। सोर्तुगई में, ठीक ना। सोर्तुगई में जो सो इसका व्यापार होता था। और मुंडी गाक में व्यापार किया जाता था। सोर्तुगई में भी होता था और मुंडी गाक में भी व्यापार किया जाता था। फिर आगे बोल रहा है सोर्तुगई तथा मुंडी गाक को मंडी का शहर भी कहा जाता है, ठीक ना। ये जो दोनों शहर है सोर्तुगई और मुंडी गाक, इसको जो सो मंडी का शहर भी कहा जाता है। फिर आगे बोल रहा है तथा इसे सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं है, ठीक ना। इसीलिए जो सो इसको सिंधु घाटी सभ्यता का उपनिवेश कहा जा रहा है। फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मृदुभांड कैसा था, ठीक ना। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं मिट्टी का बर्तन, ठीक ना। मृदुभांड का मतलब क्या हुआ? मिट्टी का बर्तन। फिर देखिए सर्वोत्तम मृदुभांड कौन सा था? वो हमने जो सबको पहले ही बताया कि वो जो सो हमारा लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदुभांड था। फिर बोल रहे पहली बार मृदुभांड का निर्माण जो सो शुरू हुआ था कहाँ पे? पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल में जो सो पहली बार मृदुभांड का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में मृदुभांड बड़े पैमाने पर बनना शुरू हुआ, ठीक ना। तो सबसे पहले मृदुभांड का निर्माण तो हुआ था पाषाण काल में, लेकिन बड़े पैमाने पर मृदुभांड का निर्माण हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में। फिर आगे बोल रहा है ताम्र पाषाण काल, ठीक ना। जिसको जिसको ऋग्वैदिक काल का मृदुभांड भी कहा जाता है, ठीक ना। जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। तो ताम्रपाषाण काल या फिर ऋग्वैदिक काल का मृदुभांड कैसा था? वो जो सो हमारा गेरुवर्णीय मृदुभांड, ठीक है ना। तो ताम्रपाषाण का काल हमारा गेरुवर्णीय मृदुभांड था। फिर आगे बोल रहा उत्तर वैदिक काल का मृदुभांड कैसा था? तो वो जो सो हमारा चित्रित धूसर मृदुभांड था, ठीक है ना। और छठी सदी का मृदुभांड कैसा था? तो वो हमारा उत्तरी काली चमकदार मृदुभांड था। ये था कुछ कालों का मृदुभांड। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, ठीक ना। पहले हम लोगों ने आर्थिक स्रोत देखा, ठीक ना, कि आर्थिक स्रोत का वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था। तो वहां पे कुछ कृषि भी था, उद्योग भी था, ठीक ना, कपड़ा मिल भी था। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में क्या क्या शामिल है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कृषि था शामिल, ठीक ना। कृषि से भी बड़े पैमाने पर हो रहा था आजीविका। और एक था उद्योग। फिर उद्योग में हम लोगों ने देखा वस्त्र उद्योग था, मिट्टी उद्योग था, पत्थर उद्योग था, धातु का भी उद्योग था तथा लकड़ी का भी उद्योग के प्रमाण वहां पे मिले हुए हैं हमको। फिर बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जो उद्योग है वो जो सो कैसी थी? तो वो जो सो हमारा उन्नत अवस्था में थी, ठीक है ना। ये नहीं कि चरमरा गई थी या फिर बहुत ही खराब अवस्था में थी, तो ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग था वो हमारा उन्नत अवस्था में था। फिर आगे बोल रहा उत्पादन करके विदेशों में निर्यात करते थे, ठीक ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्योग था वो उत्पादन करके जो सो विदेशों में निर्यात करते थे। फिर आगे बोल रहे हैं कपड़ों पर तिब्बतिया छाप का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति से मिलता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो सो यूपीएससी ने पूछा है, ठीक ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सो तिब्बतिया छाप का प्रमाण मिलता है, ठीक ना। और ये जो तिब्बतिया छाप है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? शहर का नाम पूछ दिया, ठीक ना। अब अगली बार क्या हो सकता है कि ये पूछ देगा कि तिब्बतिया छाप का जो प्रमाण है वो किस व्यक्ति के जो सो मूर्ति में मिला, ठीक ना। किस व्यक्ति या फिर किस वर्ण के जो सो व्यक्ति के मूर्ति पर मिलता है, ठीक ना। तो वो जो हमारा पुरोहित की मूर्ति पर मिलता है। पुरोहित लोग जो सो अपनी मूर्तियों पर जो सो तिब्बतिया छाप लगाते थे, ठीक ना। मतलब तिब्बतिया छाप का मतलब क्या हुआ?
3 पत्ते का छाप होता था, ठीक ना? 3 पत्ते का छाप होता था। फिर आगे बोल रहा है इस पुरोहित की मूर्ति का, ये जो पुरोहित का मूर्ति मिला है तिब्बतीय छापला मोहनजोदड़ो से, वो जो सो हमारा मंगोलाई मूल का आ गया, ठीक ना? मतलब ये जो पुरोहित है वो किस मूल का है? वो जो सो मंगोलाई मूल का है, ऐसा कहा गया है। और ये जो मूर्ति है ये किससे बनी? तो ये जो सो हमारा सीलखड़ी पत्थर से बनी है, ठीक ना? जितना भी हम बता रहे हैं आपको ये सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये सारा जो सो लगभग लगभग यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो ध्यान रखिएगा और इसको जो सो नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि जो सो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सो कोई भी क्वेश्चन जो सो छूटे ना, और आप जो सो इसको कर सकें। फिर आगे बोल रहे हैं मिट्टियों की मूर्तियों में, ठीक ना? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी मिट्टी की मूर्ति में कौन कौन सी मूर्ति थी? तो देखिए वहां पे जो मानव की मूर्ति थी, फिर पशु की मूर्ति थी, फिर हल की मूर्ति थी, खिलौने की मूर्ति थी, तथा नौके की मूर्ति थी, ठीक ना? इन सभी की मूर्तियां जो सो सिंधु घाटी सभ्यता काल में मिट्टी से बनाई गई थी। लेकिन अगर बात करेंगे कि मानव मूर्ति में, ठीक है ना? मानव मूर्ति में जो सो सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनाई गई थी? तो सबसे ज्यादा मूर्ति जो सो स्त्रियों की बनाई गई थी पुरुषों की तुलना में, ठीक ना? मतलब पुरुषों की मूर्तियां कम बनाई गई है और स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई मिट्टी से। फिर आगे बोला पत्थर से, ठीक ना? तो पत्थर से जो सो हमारा मनका बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था, और मोहर बनाया जाता था पत्थर से। फिर धातु से क्या बनाया जाता था? तो देखिए धातु से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बनी है, ठीक ना? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ठीक ना? मतलब जो कांसा होता है, कांसा से जो सो एक नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक ना? जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो उस नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है। अब चलिए हम लोग जो सो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देखते हैं, ठीक ना? कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था और किस हद तक उसने जो सो व्यापार को अपने काल में जो सो विकास किया था। देखिए सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा कारण, ठीक ना? पहले हम लोग देखेंगे कि सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था, फिर देखेंगे आजीविका की प्रधानतम स्रोत क्या थी, ठीक ना? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी आजीविका की सबसे प्रधानतम स्रोत क्या है, ठीक ना? उसको भी देखेंगे। फिर मतलब थर्ड टॉपिक में देखेंगे क्षेत्रीय एवं वैदेशिक व्यापार, ठीक ना? क्षेत्रीय का मतलब हो गया अपने आसपास के एरिया में, ठीक ना? और वैदेशिक मतलब व्यापारों से, व्यापार किस किस जो सो विदेशी देश से जो सो उसने व्यापार किया उसको भी देखेंगे। फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि व्यापार के लिए वो कहाँ से क्या मंगाते थे, ठीक ना? जब व्यापार वो करते थे तो ऐसा तो नहीं कि सब कच्चा माल उसको भारत में ही मिलता होगा, कुछ तो बाहर से लाना पड़ता होगा, ठीक ना? कुछ तो बाहर से भी आयात करना पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयात ही करता होगा, सॉरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्यात ही करता होगा, कुछ तो आयात भी करता होगा। तो देखिए वो चांदी कहाँ से मंगवाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो वो जिसको ईरान से मंगवाते थे। फिर सोना कहाँ से मंगवाते थे? तो वो जिसको कोलार से मंगवाते थे। और ये जिसको हमारा क्षेत्रीय व्यापार है, ठीक ना? कोलार मतलब कर्नाटक से। फिर आगे टीन, ठीक ना? टीन कहाँ से मंगाते थे? तो टीन जो सो वो लोग चिराद से मंगाते थे, ठीक ना? चिराद कहाँ है? बिहार में है। फिर आगे ताम्र, ठीक ना? तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो वो जो हमारा गणेश्वर से मंगाते थे, ठीक ना? और गणेश्वर कहाँ है? तो वो गणेश्वर हमारा राजस्थान में है। फिर अगला है कि लाजपत पत्थर, ठीक ना? लाजपत पत्थर कहाँ से मंगवाते? तो हम लोगों ने पहले बताया अफगानिस्तान से मंगवाते थे, ठीक ना? अफगानिस्तान के बदख्शा पहाड़ी से। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो व्यापार है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी व्यापार का सबसे उन्नति का जो कारण है वो कौन कौन सा कारण है कि उसने व्यापार को जो सो बड़े पैमाने पर विकास कर लिया, ठीक ना? उन्होंने जो सो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर निर्यात किया है। तो पहला कारण था देखिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक ना? हमने पहले बताया कि कच्चे माल की उपलब्धता उसके पास पर्याप्त मात्रा में थी, थोड़ा बहुत ही जो सो उसको कच्चा माल का निर्यात करना पड़ता था। फिर अगला था उन्नत उद्योग, ठीक ना? उद्योग जो सो उन्नत अवस्था में थे। फिर अगला यातायात की उन्नत अवस्था, ठीक ना? यातायात की उन्नत उन्नत अवस्था मतलब रोड हो गया, ठीक ना? रोड हो गया, नदियां हो गया, बंदरगाह हो गया। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो वो जैसो नदी नदी संस्कृति, ठीक ना? मतलब नदिये जो सो
नदीय जो सो संस्कृति है, ठीक ना। नदीय संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, ठीक ना, वो जो सो नदी के किनारे ही बसा हुआ मिलता है हमको, ठीक ना। तो नदी के किनारे बसा हुआ तो उसको उसको एक फायदा क्या होगा कि वहां से जो सो वो लोग व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पे बोल रहा है यातायात की उन्नत अवस्था, इसमें रोड भी आ गया और जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट है ना वो भी सब शामिल हो गया। फिर आगे बोल रहा है माप तौल की समरूप इकाई, ठीक ना। माप तौल की समरूप इकाई मतलब एक जैसी इकाई, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसका इसका माप तौल का इकाई अलग है और उसका माप तौल का इकाई जो सो अलग है, ऐसा नहीं था। सबका जो सो माप तौल की इकाई एक जैसी थी, समरूप थी। और उस टाइम क्या करते थे, तो उस टाइम जो सो 16,000, ठीक ना, 16,000 गुनज का उपयोग करते थे। किसके लिए? माप तौल की इकाई के लिए। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल की इकाई के लिए क्या करते थे, वो जो सो सल्लो के गुणज उपयोग करते थे, ठीक ना। फिर देखिए व्यापार की उन्नति में सबसे बड़ा कारण और क्या था, तो मोहर, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का अपना मोहर था, ठीक ना, यूनिक मोहर था। फिर लिपि थी अपनी उसकी, और हमने पहले ही बताया उसका लिपि कौन सा था, तो उसकी लिपि जो सो वस्त्रोत्फोदन था, ठीक ना। उसकी लिपि कैसी थी, वस्त्रोत्फोदन। फिर आगे राजकीय सांस्कृतिक सामाजिक अनुकूलन, ठीक ना। मतलब हो सकता है कि उस टाइम जो सो लोगों ने अपनी तरफ से जो सो सामाजिक अनुकूलन भी, सामाजिक सहयोग भी किया होगा, ठीक ना। सांस्कृतिक सहयोग भी उसको मिला होगा, ठीक ना। राजकीय सहयोग भी मिला होगा, इसीलिए जो सो व्यापार बड़े पैमाने पर उन्नत हुई थी। फिर आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो बहुत कम मात्रा में विदेशों से कच्चे माल का आयात करते थे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा जो सो भारत में उपलब्ध थी, इसीलिए वो लोग जो सो कच्चे माल की आयात जो सो विदेशों से कम ही करते थे, ठीक ना, बहुत नामात्र मात्रा में करते थे। फिर आगे बोल रहा है दाइमाबाद से कांस्य की एक गाड़ी का प्रमाण मिला, ठीक ना। दाइमाबाद महाराष्ट्र से कैसी गाड़ी का प्रमाण मिला है, कांस्य की एक गाड़ी का प्रमाण मिला, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है यातायात यानी जल के मार्ग से, ठीक ना, ज्यादा होती थी, ठीक ना। यातायात कैसे होती थी, तो यातायात जो सो होती थी सड़कों से भी, लेकिन सबसे ज्यादा कैसे होती थी, तो वो सबसे ज्यादा जो सो जल मार्ग से होती थी। क्यों? क्योंकि जो सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो नदी के किनारे बसे हुए थे। फिर आगे बोल रहे हैं लोथल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला, ठीक ना। लोथल बंदरगाह से क्या मिला, लोथल शहर से, तो वहां से हमको गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी, ठीक ना, व्यापारिक राजधानी कौन सा था, तो वो लोथल था। जैसे भी हमारा भारत का है ना कि पॉलिटिकल राजधानी, ठीक ना। पॉलिटिकल राजधानी कौन सा भारत का भी, तो वो जैसे हमारा दिल्ली है, ठीक ना। और अभी जैसे हमारा व्यापारिक राजधानी कौन सा है, सॉरी, आर्थिक राजधानी कौन सा है, तो वो हमारा मुंबई है, ठीक ना। इसी तरह जैसे उस टाइम भी जैसे हमारा व्यापारिक राजधानी होता था, ठीक ना, जहाँ से व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, वो उस टाइम जैसे हमारा लोथल था, गुजरात का बंदरगाह। फिर आगे सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक राजधानी, ठीक ना, मतलब पॉलिटिकल हेडक्वार्टर कहाँ था उसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर जो सो हमारा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को माना जाता है, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही था, ठीक ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है। फिर आगे की सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, ठीक ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी समाज कैसी थी, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो सो उसकी समाज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ से यूपीएससी में क्या पूछने लायक है, ठीक ना। तो देखिए इसमें पहले बोला जा रहा है इस सभ्यता में चार मूल के लोग रहते थे, ठीक ना। इस सभ्यता में चार मूल के लोग रहते थे, ठीक ना। मूल मतलब जाति, ठीक ना, वंश। तो पहला वंश कौन सा था, पोर्टो ऑस्ट्रेलाइडी, ठीक ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अल्पाइन, ठीक ना। फिर ये तो हमारा वो है पहला। फिर अगला था अल्पाइन, ठीक ना। फिर नेक्स्ट था मंगोलियाई, फिर नेक्स्ट था भूमध्य सागरी। तो ये था हमारा चार मूल वंश उस टाइम का, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन था, मंगोलियाई था, भूमध्य सागरी था, ये चार मूल वंश था।
फिर आगे बोल रहा है समाज का जो स्तर था वो कैसा था, तो सिंधुवाड़ी समाज का जो सो स्तरीकृत था, ठीक है ना। मतलब उच्च वर्ग के भी लोग थे, निम्न वर्ग के भी लोग थे, मध्य वर्ग के भी लोग थे, ठीक है ना। मतलब समाज में तीनों वर्ग के लोग थे, स्तरीकृत समाज था, एक जैसा समाज नहीं था। फिर आगे बोल रहा है उच्च जीवन स्तर था, ठीक ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका जीवन स्तर कैसा था, तो उसका जीवन स्तर उच्च था। किस किस, अब ऐसा हम क्यों कह सकते, तो देखिए वहाँ का भोजन अच्छा था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन अच्छा था, उसका वस्त्र अच्छा था, आवास भी अच्छा था, शिक्षा भी अच्छी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी थी, मनोरंजन की भी सुविधाएं थी, अलंकरण की भी सुविधाएं थी, यातायात की भी सुविधाएं थी, ठीक ना। अब इतनी सुविधाएं वहां पर अगर होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ का जीवन स्तर, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च ही होगा, ठीक ना, नीचे नहीं होगा। अब हम लोग आगे एक एक टॉपिक करके देखेंगे कि भोजन में वहाँ पे क्या क्या लोग पसंद करते थे, वस्त्र में क्या क्या पसंद करते थे, वहाँ का आवास कैसा था, शिक्षा कैसी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी, ठीक ना, हम लोग देखेंगे। फिर अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज में, ठीक ना, सती प्रथा का प्रमाण मिला, ठीक ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी सती प्रथा का प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये कहाँ से मिला, तो वो जो हमको लोथल से देखने को मिल रहा है। फिर आगे बोल रहा है पुरोहितों और व्यापारियों की अच्छी अवस्था रही होगी, ठीक ना। क्या बोल रहा है, पुरोहितों और व्यापारियों की अच्छी अवस्था रहेगी, तो व्यापारियों की अच्छी अवस्था क्यों रहेगी, क्योंकि व्यापार जो सो उन्नत था, ठीक ना। और पुरोहितों की अच्छी अवस्था क्यों रही होगी, क्योंकि ये लोग जो सो बड़े, सॉरी बड़े नहीं, उच्च वर्ण से आते थे, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा आवास, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आवास कैसा था, ठीक ना। तो आवास पर भी जो सो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए हम लोग जो सो देखते हैं कि उसका आवास का पैटर्न कैसा था। तो देखिए बड़े बड़े भवन बनाए, भवन जो सो बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर फिर क्या था, तो फिर उस भवन में जलाशय था, ठीक ना, जलाशय था। फिर था बृहद स्नानागार, ठीक ना, बृहद स्नानागार यानी बड़ा बड़ा स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक ना। तो बृहद स्नानागार कहाँ से मिला, तो वो जो सो हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है। फिर आगे है स्टेडियम थे, ठीक ना, जिसका प्रमाण जो सो धौलागिरा से मिला है। स्टेडियम मतलब खेल का मैदान, ठीक ना, और इसका प्रमाण हमको धौलागिरा से मिला है, सॉरी धौलावीरा से मिला है। फिर आगे था पुरोहितों का भवन, ठीक ना, पुरोहितों का भवन, और इसी को जो सो बोला जाता है असेंबली हॉल, इसी को भी जो सो बोला जाता है विश्वविद्यालय का प्रमाण, ठीक ना। और ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक ना, कि जो असेंबली हॉल मिला हमको सिंधु घाटी सभ्यता में, या फिर जो विश्वविद्यालय का प्रमाण मिला, या फिर जो पुरोहितों का भवन मिला है वो कहाँ से मिलता है, ठीक ना, तो वो जो हमको मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक ना। अब लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो जो पुरोहित का भवन है, या फिर असेंबली हॉल है, या फिर विश्वविद्यालय, लेकिन इतना अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि इन तीनों में से कोई एक ही होगा, ठीक ना। या तो वो पुरोहित का भवन होगा, या तो फिर वो असेंबली हॉल होगा, या तो फिर विश्वविद्यालय होगा, ठीक ना, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहीं से जो सो पुरोहितों की जो सो स्टेटस पता चलती है कि वो धनी या फिर अमीर क्यों होगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भवन है बड़े व्यापक पैमाने पर पाए गए, ठीक ना। मतलब ये भवन जो सो बहुत विशाल है, ठीक ना, इसीलिए जो सो इसको पुरोहित का भवन बोला जा रहा है, भवन असेंबली, सॉरी असेंबली हॉल भी बोला जा रहा है, विश्वविद्यालय भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। कोई एक चीज नहीं बोला जा रहा है, और कोई एक चीज में हिस्टोरियन जो सो अभी तक जो सो एकमत नहीं हुई, ठीक ना। कोई कोई बोलता है कि ये पुरोहित का भवन है, कोई कोई बोलता है कि ये असेंबली हॉल है, कोई बोलता है कि ये विश्वविद्यालय है। फिर आगे सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो सो पहली बार दो मंजिला भवन का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सो पहली बार जो सो दो मंजिला भवन का निर्माण हो गया, ठीक ना। आज जो दो मंजिला भवन मिलता है हम लोगों को देखने के लिए, इसका निर्माण जो सो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। फिर आगे बोल रहा है एक आंगन में चारों तरफ कमरे बनाते थे, ठीक ना, एक ही आंगन होता था, ठीक ना, और इसके चारों तरफ जो सो कमरे होते थे, ठीक ना, चारों तरफ जो सो कमरे होते थे। फिर बोल रहा है घरों में खिड़कियां प्राय नहीं होती थी, ठीक ना, घरों में घरों में जो सो खिड़कियां प्राय नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि घर जो सो सड़कों के किनारे होता था, तो सड़क से धूल उड़ उड़ती होगी, इसीलिए जो सो लोग खिड़कियां शायद नहीं बनाते होंगे। फिर आगे बोल रहा है घर का द्वार जो सो मुख्य मार्ग से अलग
गली की ओर खुलता था, ठीक ना। मतलब घरों का जो उसको द्वार था वो जो सो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलता था, ठीक ना, मतलब डायरेक्ट रोड पर नहीं खुलता था, रोड से हटकर खुलता था। फिर आगे बोल रहा है प्रत्येक घरों के साथ एक पतली सी नाली जुड़ी हुई थी, ठीक ना। प्रत्येक घरों के साथ एक पतली सी नाली जुड़ी थी। क्या बोल रहा है, प्रत्येक घरों के साथ, ऐसा नहीं बोला कि कुछ ही घरों के साथ, बोला प्रत्येक घरों के साथ एक पतली सी नाली जुड़ी हुई थी। और ये नाली किस लिए जोड़ी गई थी, ताकि जो सो शहर की गंदी पानी को जो सो वहां से बाहर निकाला जा सके, बरसात के टाइम जो सो पानी को बाहर निकाला जा सके, या फिर किसी भी तरह की गंदगी को जो सो उस नाली से बाहर निकाला जा सके, ठीक ना। तो इसीलिए जो सो ये नाली जुड़ी हुई थी, और ये नाली जो सो सभी के घरों तक जुड़ी हुई थी। फिर अब आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सो मनोरंजन में क्या क्या चीजें शामिल थी, ठीक ना। तो देखिए पहली बार जो सो शतरंज का विकास इसी सभ्यता ने किया, ठीक ना। अब देखिए शतरंज का विकास भी जो सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया। फिर बोल रहा है पशुओं को लड़ाना, ठीक ना, ये भी जो सो एक मनोरंजन का कार्य था उस टाइम। फिर बोल रहा है मानव एवं पशु की लड़ाई, मतलब मानव को जो सो पशु के साथ लड़ा दिया जाता था। फिर बोल रहा है नृत्य करना, संगीत, यह सब जो सो मनोरंजन का एक साधन था। फिर आगे बोल रहा है गिलगमेश का भी विचार रहा होगा, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं कि एक गिलगमेश का विचार क्या है, अर्थात दो शेरों को एक से, क्या बोल रहा है, दो शेरों को एक बड़ी सी मानव के साथ लड़ते हुए दिखाया गया, ठीक ना। मतलब जो एक मानव है, ठीक ना, उस मानव को जो सो दो शेरों के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है, यही है गिलगमेश का विचार। तो ऐसा कभी यूपीएससी पूछ देगा कि गिलगमेश का विचार क्या है, तो आपको यही याद रखना है कि दो शेरों को एक मानव के साथ लड़ते, एक विशाल मानव के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। फिर आगे बोल रहा है धौलावीरा से 7 बड़े-बड़े जलाशय का भी प्रमाण मिला, ठीक ना। अब जो इस जलाशय का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, तो धौलावीरा से मिलता है, और 7 जलाशय का प्रमाण हमको धौलावीरा से मिलता है। फिर आगे बोल रहा है हड़प्पा से ताबूज सावधान का भी प्रमाण मिला है, ठीक ना। हड़प्पा से ताबूज सावधान का भी प्रमाण मिला है, ठीक ना। ताबूज सावधान क्या होता है, तो देखिए मरने के बाद लोगों को दफनाने के लिए क्या करता था, एक लकड़ी का बॉक्स बना लेता था, ठीक ना। लकड़ी का बॉक्स बना लिया और उसी में जो सो शव को डाल दिया, ठीक ना। इस लकड़ी के बॉक्स में जो सो शव को डाल दिया, और इस लकड़ी के बॉक्स को जो सो जमीन के अंदर गाड़ दिया, ठीक ना। इसी लकड़ी के बॉक्स को जो सो ताबूज सावधान कहा जाता है, और इसी लकड़ी के बॉक्स के अंदर जो सो लोगों को गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर। यही बोल रहा है हड़प्पा से हमको ताबूज सावधान का प्रमाण मिला, ठीक ना। और ये प्रमाण जो हो कि हो सकता है कि संस्कृति का हिस्सा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर संस्कृति का, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है उसका हिस्सा होता, तो सभी लोगों को जो सो ऐसा ही करके दफनाया जाता, ठीक ना। और अगर सभी लोगों को ऐसा करके दफनाया जाता तो ताबूत समाधान का प्रमाण जो सो हमको बड़े पैमाने पर देखने को मिलता। लेकिन ताबूत समाधान का प्रमाण जो सो बड़े पैमाने पर नहीं मिला, कहीं कहीं एक आधो मिला। मतलब यही हुआ कि शायद जिसमें हो सकता है बड़े लोगों को दफनाया जाता होगा, या फिर हो सकता है कुछ विशेषता वाले लोगों को इसमें दफनाया जाता होगा। फिर आगे चलिए हम लोग बोल देखते हैं कि सिंधु घाटी की संस्कृति, ठीक है ना, सिंधु घाटी की संस्कृति और राजनीति। तो सबसे पहले हम लोग जो सो संस्कृति देखते हैं इसकी, ठीक है ना। और संस्कृति में क्या क्या देखेंगे, तो देखिए संस्कृति में हम लोग कला देखेंगे, स्थापित कला देखेंगे, धर्म देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, विज्ञान देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो सो इसकी धर्म को देखते हैं, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म। तो देखिए ये लोग जो सो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो प्रकृति की पूजा करते थे। फिर बोल रहा है वनस्पति की भी पूजा करते थे, पीपल की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे, ठीक है ना। इतने लोगों की जो सो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। फिर आगे बोल रहा है बहुदेववादी थे, ठीक है ना। मतलब उस टाइम जो हो सकता है बहुदेव होगा, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुदेववादी लोग थे। फिर आगे बोल रहा है मूर्तियों की भी पूजा करते थे, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा कभी सवाल पूछ दे यूपीएससी की क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे या फिर मूर्ति पूजा में विश्वास करते, तो इसका आंसर ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लोग जो सो मूर्ति पूजा भी करते थे। हम पूजा करते थे तो आस्था भी होगा, विश्वास भी होगा, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा यज्ञ योग भी करते थे, ठीक है ना। यज्ञ योग का मतलब क्या हुआ कि हवन हवन हो गया, यज्ञ हो गया, ठीक है ना। तो वो सब भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जिसका प्रमाण हमको कहाँ से मिल रहा है, तो कालीबंगा से मिल रहा है। फिर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है ना। अब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इसको कर्म फल में भी विश्वास करते होंगे, ठीक है ना। अब इसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे वैदिक काल में, ठीक है ना, कि कर्म फल क्या होता है। फिर आगे बोला शवों को प्रायः दफनाते थे, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो शवों को प्रायः दफनाते थे, ठीक ना। ये नहीं बोल रहा है कि हमेशा दफना देते, बोल रहा प्रायः दफनाते थे, ठीक ना। मतलब हो सकता है कि एक आधो शवों को वो जलाते भी होंगे। और कैसा दफना दफना दे तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों को जो सो उत्तर से सॉरी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे, ठीक ना। इस पैटर्न में दर्शाते थे। फिर आगे बोल रहा है टोटमवाद में विश्वास करते थे, ठीक है ना। टोटमवाद क्या होता है? तो टोटमवाद का मतलब होता है बुरी शक्तियों में, ठीक है ना, जैसे भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, इसी में जो सो ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है ना। और इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते थे? तो देखिए इससे बचने के लिए ये लोग जो सो ताबीज का उपयोग करते थे, ठीक है ना। और ताबीज को जो सो ये लोग पहनते थे, ठीक है ना, किससे बचने के लिए? भूतों से, प्रेतों से, बुरी शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, ठीक है ना। इसी तरह की और भी जो हो गई डायन वगैरह चुड़ैल वगैरह, इन सभी से बचने के लिए ये लोग जो सो इन सभी में जो सो ये लोग विश्वास करते थे। और इन सभी से बचने के लिए ये लोग क्या करते? तो इन सभी से बचने के लिए ये लोग ताबीज का उपयोग करते थे, ठीक ना, ताबीज पहनते थे अपने गलों में। फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीति कैसा था, ठीक ना। तो राजनीति में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है इनकी राज्य व्यवस्था संघीय रही होगी, ठीक ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सो आजाद थे, ठीक ना। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आपको ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, ठीक ना। सब लोग जो सो स्वतंत्र थे, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है हिस्टोरियन के द्वारा कि संघीय रही होगी। फिर बोल रहे हैं इनके उत्खनन स्थलों से हथियार कम मिले, ठीक ना। मतलब जिन जिन स्थलों में भी उत्खनन हुआ, ठीक ना, वहां से हथियार कम मिले। हथियार का मतलब जो युद्ध युद्ध में उपयोग किया जाता है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है इनके नगरों का नियोजन, ठीक ना। इनके जो नगरों है उसका नियोजन कैसा होता था? तो देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से करता था, ठीक ना। तो इसके नगरों का नियोजन म्यूनिस कौन करता था? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से होता था, ठीक ना। तो ये होता था नगरों के नियोजन का पैटर्न कैसा? म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से। फिर आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका नगर नियोजन का पैटर्न कैसा था, ठीक ना। इसके नगर का जो नियोजन है बसाव है वो कैसा था? देखिए पहला बोला जा रहा है चौकोर नगर, ठीक ना, चौकोर नगर। फिर दूसरा बोल रहा है ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था, ठीक ना। ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था जिसमें नॉर्थ टू साउथ तथा ईस्ट टू वेस्ट की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक ना। मतलब इसकी सड़कें जो सो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी डायरेक्ट, ठीक ना, ऐसा काटती थी। इसी को बोला जाता है ग्रिड पैटर्न, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ऐसा 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 नहीं था। ये जो सो ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था, ठीक ना। और ये जो सो इसीलिए जो सो समकोण पर काटे थे। फिर आगे बोल रहे हैं नगर दो भागों में बटा हुआ था, ठीक ना। इसका जो नगर है वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला था पश्चिमी भाग, और जो पहला है वो पश्चिमी भाग ही था, और लेकिन ये जो सो हमारा ऊंचाई पर बसा हुआ था, ठीक ना। जो पश्चिमी भाग वाला इलाका था, ठीक ना, वो जो सो हमारा सबसे ऊंचाई इलाके पर बसा हुआ था, जो दुर्गीकृत था, ठीक ना। मतलब इसके चारों तरफ जो सो दुर्गीकृत किया गया था, ठीक ना, मतलब किलेबंदी किया गया था, ठीक ना, घेराबंदी किया गया था। फिर आगे बोल रहा है प्रशासनिक केंद्र रावा। अब ऐसा शायद अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये प्रशासनिक केंद्र रावा शायद इसीलिए जो सो इसकी चारों तरफ घेराबंदी किया गया है, ऊंचाई के इलाके पर बसाया गया है ताकि नजर रखा जा सके। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। फिर बोल रहा है तथा दूसरा पूर्वी भाग, ठीक ना। ये तो पश्चिम भाग में, और जो दूसरा था वो हमारा था पूर्वी भाग, ठीक ना। ये जो सो कम ऊंचाई पर अक्सर होता था, ठीक ना। और इसको जो सो रिहायशी क्षेत्र भी कहा जाता था, ठीक ना। और यह जो सो दुर्गीकृत क्षेत्रों में नगर बनाए रिहायशी क्षेत्र था। ये जो सो हमारा रिहायशी क्षेत्र था, ठीक है ना। फिर बोल रहा है दुर्गीकृत क्षेत्रों में जो सो अन्नागार बनाया गया था, ठीक ना। दुर्गीकृत क्षेत्र मतलब ये जो पश्चिमी वाला इलाका था वहां पे जो सो अन्नागार बनाया गया था, शायद इसीलिए, क्योंकि इसीलिए उसको प्रशासनिक केंद्र में बोला जा रहा है।
शायद इसीलिए वहां पे अन्नागार बनाए गए थे ताकि उसके ऊपर नजर बनाए रख सके राजा, बनाया गया था। फिर बोला सभी तरह के भवन सभी नगरों में नहीं थे, ठीक ना, सभी तरह के भवन सभी नगरों में नहीं थे। कुछ नगरों में, कुछ शहरों में जैसे हो सकता है 3 मंजिला होगा, ठीक ना, किसी में 2 मंजिला होगा, किसी में 1 मंजिला होगा, किसी में हो सकता है कि किसी दूसरे पैटर्न पर होगा, ठीक ना, इसी तरह का पैटर्न पर होगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी तरह के नगर सभी शहरों में नहीं थे। फिर बोल रहे चौथा, कुछ नगर विभिन्न श्रेणी के भी थे, ठीक ना, यही यहाँ पे पहले ही बोला, कुछ नगर विभिन्न श्रेणी के भी थे, मतलब अलग तरह के होंगे। जैसे कि लोथल में एक मिला है, ठीक ना, और वो हमारा है पूरा नगर ही दुर्ग के अंदर बसा था, ठीक ना, मतलब जो नगर है वो पूरा दुर्ग के अंदर ही बसा था, ठीक ना, दुर्ग के बाहर थोड़ा भी नहीं था, मतलब किले के बाहर थोड़ा भी नहीं था। तथा जो धौलागिरी है उसमें जो सो नगर 3 भागों में बटा था, ठीक ना। अब किस भागों में बटा था ये तो नहीं पता, लेकिन धौलागिरी का जो नगर है वो 3 भागों में बटा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उद्भव कैसे हुआ था, ठीक ना, इसका जन्म कैसे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मेसोपोटामिया का विचार है, ठीक ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेसोपोटामिया से शायद इसका उद्भव हुआ होगा, ठीक ना, और ये विचार किसके द्वारा दिया गया, तो ये विचार जो सो गॉर्डन गार्डन चाइल्ड ने दिया है, ठीक ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जो सो शायद मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ होगा, ठीक ना, मेसोपोटामिया के विचार से हुआ होगा, ठीक ना। ये जो गार्डन चाइल्ड है ये बोल रहा है कि शायद भारत के लोग जो सो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति से प्रभावित हुए होंगे, और वो लोग जो सो उस मेसोपोटामिया की संस्कृति को शायद जो सो अपने अंदर ढालने लगे होंगे, ठीक ना, अपने अंदर जो सो उसकी संस्कृति का जो सो अनुकरण करने लगे होंगे, ऐसा बोल रहा है कौन, तो ये बोल रहा है गार्डन चाइल्ड, ठीक ना, मतलब मेसोपोटामिया से उद्भव का विचार किसने दिया है, तो गार्डन चाइल्ड ने दिया है। फिर दूसरा विचारक कौन है, बोल रहा है विदेशी संपर्क से उद्भव का विचार, ठीक ना, मतलब विदेशी संपर्क से उद्भव का विचार मतलब क्या होगा कि शायद भारत के लोगों ने व्यापार किया होगा विदेशों से, और वहाँ की संस्कृति वहाँ की व्यवस्था को देखा होगा, तो शायद उन्होंने भी जो सो ऐसा किया होगा। लेकिन फिर आगे बोल रहा है अब स्वीकार नहीं है, ठीक ना, और ये जो विचार है ये विचार अब स्वीकार्य नहीं है, और इसका भारत ने खंडन कर दिया है, ठीक ना, इसका खंडन किया जा चुका है कि ये जो सभ्यता का उद्भव है उसका जो सो विदेशों से हुआ होगा, इसका जो सो इस विचार को जो सो स्वीकार अब नहीं किया जाता और इसको जो सो खंडन कर दिया गया। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि इसका विकास कई क्षेत्रीय संस्कृतियों के आपसी संपर्क के रास्ते हुआ, ठीक ना, क्या बोला कि इसका विकास कैसे हुआ, कई क्षेत्रीय संस्कृतियों के आपसी संपर्क से, किसी एक संस्कृति या फिर किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क से नहीं हुआ, कैसे हुआ, कई क्षेत्रीय संस्कृति, ठीक ना, विदेशी संस्कृति नहीं बोल रहे, क्षेत्रीय संस्कृति बोल रहे, मतलब अपने देश के अंदर की संस्कृति के आपसी संपर्क से, ठीक ना, उससे हुआ। फिर आगे बोल रहा है इसका विकास कई सौ सालों के क्रमिक और चरणबद्ध विकास का परिणाम है, ठीक ना, इसका विकास जो है वो जिसको कई सौ सालों बाद हुआ, ठीक ना, और ये जिसको हमारा चरणबद्ध विकास का परिणाम है। फिर आगे बोल रहा है अमलानंद घोष ने, ठीक ना, अमलानंद घोष ने जो सो चौथी संस्कृति से इसके उद्भव का विचार बताया, ठीक ना, अमला घोष ने बोला कि शायद इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जो सो सोथी संस्कृति से हुआ होगा, ठीक ना, और ये जो सोथी संस्कृति है वो जो सो हमारा कहाँ का है, तो ये जो सोथी संस्कृति है इसका विकास जो सो राजस्थान में माना जाता है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के लिए सबसे कम स्वीकार्य मत कौन है, मतलब जो जिस मत को सबसे कम माना जाता है, जिस मत को भारत स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो जो सो हमारा विदेशी मत है, ठीक ना, कि कुछ लोग बोलते हैं कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो सो सॉरी विदेशी संस्कृति के विदेशी संस्कृति के जो सो विचार से, सॉरी विदेशी संस्कृति के आपसी संपर्क से हुआ होगा, ठीक ना, तो ये मत जो सो अब स्वीकार्य नहीं है, और यही मत जो सो अब सबसे कम स्वीकार्य है, ठीक ना, विदेशी प्रसार वाला, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो सो पूछा गया है कि कौन सा मत जो सो ऐसा है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के लिए
कम स्वीकार्य मत माना जाता है, तो वो जो हमारा विदेशी मत है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव का विचार तो हम लोगों ने देख लिया, अब चलिए देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। तो देखिए मार्शल ने क्या किया, तो देखिए मार्शल ने कहा कि शायद बाढ़ से पतन का कारण हुआ होगा, ठीक ना, मतलब शायद बाढ़ से इसका पतन हो गया, एक विचार किसने दिया, मार्शल ने। फिर आगे बोल रहे दूसरे नंबर पर मोर्टिमर विलर ने कहा है, ठीक ना, मोर्टिमर विलर ने क्या किया, शायद आर्यों के हमलों ने पतन कराया इस संस्कृति का, ठीक ना, आर्यों के हमलों ने, ठीक ना। और आर्य कौन थे, तो आर्य जो सो जनरली ब्राह्मण धर्म से थे, ठीक ना। तो यही बोल रहा है कि आर्यों के हमलों से शायद इसका पतन हो गया। ये किसने विचार दिया, मोर्टिमर विलर ने। फिर आगे है फेयर सर्विस ने, ठीक ना। तो फेयर सर्विस ने क्या कहा है, तो देखिए फेयर सर्विस ने कहा पर्यावरणीय संकट से शायद पतन हुआ होगा, ठीक ना, पर्यावरणीय संकट से। हो सकता है कि जलवायु बदल गई होगी, ठीक ना, हो सकता है चरम जलवायु हो गई, हो सकता है कि जल संकट हो गया होगा, हो सकता है कि और भी कुछ हुआ होगा इसी तरह का पर्यावरण संकट। फिर आगे बोल रहा है 4 नंबर पे लेम्ब्रिक ने कहा है, ठीक ना। अब लेम्ब्रिक का विचार क्या है, तो उसने बोला है भूवर्तनिक विक्षोभ, ठीक ना, भूवर्तनिक विक्षोभ मतलब क्या हुआ, भूकंप, भूस्खलन, ठीक ना, इसी तरह का विचार, बाढ़, सॉरी बाढ़ नहीं, इसमें सिर्फ भूकंप आएगा, भूस्खलन आएगा, यही सब आएगा, ठीक ना। तो लेम्ब्रिक ने भूवर्तनिक का विचार दिया है। फिर आगे बोल रहा है इनमें से सबसे कम स्वीकार्य मत कौन सा है, तो ये जो हमारा मोर्टिमर व्हीलर का है, ठीक ना, मोर्टिमर व्हीलर का कौन सा मत है, तो यही है आर्यों का हमला, ठीक ना। इसको भारत स्वीकार नहीं करता कि आर्यों के हमलों ने जो सो इस संस्कृति का जो सो पतन कराया। तो याद रखिएगा सभ्यता का पतन में सबसे कम स्वीकार मत है मोर्टिमर व्हीलर का, और सभ्यता के उद्भव में सबसे कम स्वीकार मत है विदेशी मत। फिर आगे बोल रहा है कि पतन का तात्पर्य क्या होता है, ठीक ना, पतन का तात्पर्य मतलब क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समूल विनाश हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो पतन का मतलब क्या हुआ, सो देखिए, तो देखिए पतन का मतलब हुआ उसकी जो नगरों है, ठीक ना, सिंधु घाटी का जो नगर था उसकी संख्या कम हो गई, ठीक ना। हो सकता है 100 शहर होगा तो पतन के कारण अब 2 ही शहर बचा होगा, 3 ही शहर बचा होगा, एक ही शहर बचा होगा। फिर बोला बड़े नगर नहीं रहे, ठीक ना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ था, तो वो अब नहीं रहा। फिर बोला नियोजन नहीं बचा, ठीक ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की नियोजन थी, नगर नियोजन, वो अब नहीं बचा। फिर बोला जीवन स्तर में इसकी गिरावट आ गई, ठीक ना, जीवन स्तर में गिरावट आ गई मतलब कांच के बजाय अब जो सो ताम्र पछाने उपकरणों की शुरुआत हुई, ठीक ना। पहले कांसे का उपयोग होता था, अब लेकिन जो सो इसकी संस्कृति के पतन के बाद जो सो तांबे का उपकरण का जो सो शुरुआत होने लगा। फिर आगे बोला क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में कमी आ गई, ठीक ना, क्षेत्रीय मतलब अपने क्षेत्र के आसपास के व्यापार में कमी आ गई, और वैश्विक मतलब विदेशों के व्यापार में जैसे कमी आ गई इसकी संस्कृति के पतन के बाद, ठीक है? तो ये जैसे हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता का जो सो पूरा टॉपिक जो सो कवर कर लिया, ठीक ना। इससे बाहर जो सो आपका यूपीएससी में एक भी सवाल नहीं आएगा अगर आपने इसको जो सो सही से समझ लिया और पढ़ लिया और 2-4 बार अगर रिवीजन कर लिया, तो ठीक ना। तो हम लोगों ने जो सो सिंधु घाटी सभ्यता की हर टॉपिक को जो सो यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक ना। जितने भी टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लायक हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उन सभी टॉपिक को हम लोगों ने जो सो कवर कर लिया है, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों ने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो सो हम लोगों ने आज पूरा कवर कर लिया, ठीक ना। अब जो सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक ना, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है ना। इसको जो सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और ये जो सो हमारा सीरीज है वो हमारा कौन सा सीरीज है, तो वो हमारा यूपीएससी पीटी सीरीज चल रहा है, ठीक ना। जनरली ये जो सो हम लोग पीटी के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी पीटी के लिए, और ये यूपीएससी पीटी में ही काम आएगा, ठीक ना। मेंस में भी काम आएगा बट मेंस में कम काम आएगा और पीटी में ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ से आप जो सो एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं अपने स्तर से, ठीक ना, खोज खोज कर, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा एक भी। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है ना, और उसके रिलेटेड फैक्ट यूपीएससी के लिए। अब हम लोग जो सो नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे जल्दी, ठीक ना, तब तक के लिए जो सो आप सभी को